इंडो यूरोपियन इनका प्रतिशत है 74%। और ये इनका जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम भारत में जो भाषा बोली जाती है वो इंडो यूरोपियन बोली जाती है। दूसरा है द्रविडियन, तो ये है 24% और ये दक्षिण भारत में बोली जाती है क्योंकि ये मूल निवासी है। द्रविड़ लोग हैं, मूल निवासी है, थोड़ा रंगवा सांवला टाइप होता है, तो ये है। तो ये 24% है दक्षिण भारत में। ओस्टो एशियाटिक 1.2% है जो मध्य पूर्व भारत में बोली जाती है। सैनो तिब्बती एक 0.6% भाषा समूह है जो पूर्वोत्तर भारत में इसका बोलते हैं लोग। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत की 98% भाषाएं इंडो यूरोपियन तथा द्रविडियन भाषा समूह से संबंधित है। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। देखिए इस प्रकार स्पष्ट की भारत की 98% भाषाएं इंडो यूरोपियन है और द्रविडियन भाषा समूह से संबंधित है। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है जो कि 40% लोगों द्वारा बोली जाती है। कितने प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती है? 40% लोगों द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा भाषा समूह चीन की मंडारिन वह अंग्रेजी है। क्योंकि चीन इसलिए है कि विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है, तो बोली जाएगी तो चीन की। विश्व का सबसे बड़ा भाषा समूह है चीनी मंडारिन वो अंग्रेजी। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है। भारत की बात करें, भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है जो कि 33.7 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। अब कॉमन सेंस लगा लीजिए आप, चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके बाद में पूरे अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये महाद्वीप, इन महाद्वीपों के निवासी हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। थैंक्स। लाइट चली गई है। ओके, तो बच्चों बोले टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, लाइट चली गई थी। चला ना? तो हमने देखा था कि इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत की 98% भाषाएं इंडो यूरोपियन तथा द्रविडियन भाषा समूह से संबंधित है। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है जो कि 40% लोगों द्वारा बोली जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा भाषा समूह यानी सबसे ज्यादा भाषा में बोली जाती है चीनी मंडारिन या मंडारियन भी बोल सकते हैं, मंडारिन भी बोल सकते हैं, और वो उसके बाद में अंग्रेजी है। और हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश में? चीन में है। उसके बाद में अंग्रेजी पूरे जितने भी महाद्वीप के देश के लोग हैं, या अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे में ऐसे बहुत सारे देश भी हैं जहां पर भी अंग्रेजी बोली जाती है। तो देखिए बच्चों, ये अगर हम डिवाइड करते हैं तो चीनी भाषा है जो मंदारिन, उसके बाद में अंग्रेजी और फिर हिंदी। तो जो कि 33.7 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी के बाद भारत की अन्य प्रमुख भाषाएं क्रमशः बंगाली। अगर हम भारत की बात करते हैं तो हिंदी के बाद में अगर भारत की भाषाएं देखें तो बंगाली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। तेलुगु, मराठी या तमिल है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी? हिंदी, फिर है बंगाली, फिर है तेलुगु, फिर मराठी, फिर तमिल।
भारत में 1% से भी कम लोग को द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संस्कृत, कश्मीरी और कोंकणी है। भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। कब हुआ? 1953 में, जिसको तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया गया। भारत को 12 भाषी प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछे कि भारत का प्रथम भाषा के आधार पर बना हुआ राज्य कौन सा है, तो वह आंध्र प्रदेश। सॉरी, 1956 में बना था। 1953 से आंदोलन शुरू हुआ था। 1956 में उसको भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया था। इसको तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया गया था। भारत में 12 भाषीय प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब देखते हैं आगे। देखिए, भारत में 12 भाषा के 82 प्रदेश में विभाजित किया गया है। भारत कितने 82 प्रदेश में विभाजित किया है? 12 में। और भारत में धार्मिक संरचना। अब धार्मिक संरचना के आधार पर भारत में कौन से धर्म की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, कौन कितना परसेंट है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत विश्व के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख की जन्मस्थली है। भारत विश्व के 4 धर्म है, हिंदू है, बौद्ध है और जैन और सिख धर्म की जन्मस्थली है। आपको पता है, हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है, बौद्ध गौतम बुद्ध के द्वारा और जैन महावीर स्वामी के द्वारा और सिख गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इनकी स्थापना की गई। तो भारत में सबसे बड़ी संख्या में मुसलमान, ईसाई, पारसी धर्म के अनुयायी निवास करते हैं। तो भारत की जो 4 धर्म है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है और सिख, इनकी जन्मस्थली है। इसके अलावा भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान है, ईसाई है, पारसी धर्म के अनुयायी निवास करने के लिए उद्देश्य से आए हैं। तो ये अनुयायी भी भारत में निवास करते हैं। हिंदू भारत का प्रमुख धर्म है और भारत की कुल संख्या का 80% हिंदू है। भारत का प्रमुख धर्म कौन सा है? हिंदू। और भारत जितनी कुल संख्या का 80% जनसंख्या हिंदू है, वो 15% मुस्लिम जनसंख्या है और फिर अन्य है। तो हम देखेंगे कि भारत में हिंदू भारत का प्रमुख धर्म है। भारत की कुल जनसंख्या का 80% जनसंख्या हिंदू है और 15% जनसंख्या क्या है? मुस्लिम है। भारत में हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या है। भारत में हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, वहां पर सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या पाई जाती है, 95.5%। तथा फिर है मिजोरम है या 3.55% न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाला राज्य है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह है हिमाचल प्रदेश और न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाला राज्य है मिजोरम, जिसमें 3.55% हिंदू जनसंख्या पाई जाती है। जबकि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या, देखें, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या लक्षद्वीप में है, जम्मू कश्मीर, तथा सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या मिजोरम में है। अगर हम देखें कि भाई सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहां पर है, तो वह है लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर। और सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या मिजोरम में 1.14% है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में
सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। बताइए आपको लगभग 19 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, वहां रहेगी सही। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी वही है, तो हम एक कॉमन सेंस की बात है कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का निवास करती है उत्तर प्रदेश में। अब भारत में प्रजातीय संगठन, देखिए प्रजाति है, प्रजाति और जाति के अलग अलग है। एक शकल के जैसे बनावट के दिखने वाले लोग एक प्रजाति के हैं, एक जाति अलग है, प्रजाति अलग है। तो प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, ध्यान रखना बच्चों, कि प्रजाति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिनमें एक से शारीरिक लक्षणों का सहयोग निश्चित रूप से पाया जाता है। प्रजाति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिनमें एक से शारीरिक लक्षणों का सहयोग निश्चित रूप से पाया जाता है। उनमें एक जैसे लक्षण होते हैं, नाक, कान, गला, उला, बाल वाल सारे एक जैसे हैं, जिसे अनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। जिनको इससे पहचानते हैं अनुवांशिक, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, तो जिसे अनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, प्रजाति कहलाती है। अब देखिए आपके जो प्रजाति किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा प्रजाति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिनमें एक से शारीरिक लक्षणों का सहयोग निश्चित रूप से पाया जाता है, जिसे अनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, प्रजाति कहलाती है। मानव के मूल पूर्वजों का उद्गम क्षेत्र भारत के शिवालिक का आदर्शिक प्रदेश रहा है। अगर मानव के जो भूगोल की बात बता रहा हूं मैं, मानव के मूल पूर्वजों का उद्गम क्षेत्र भारत के शिवालिक का आदर्शिक प्रदेश रहा है, हिमालय वाला। 1901 की जनगणना के समय सर हर्बर्ट रिजले ने 1901 की जनगणना के समय सर हर्बर्ट रिजले ने सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण प्रस्तुत किया। 1901 की जनगणना के समय सर हर्बर्ट रिजले ने सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण प्रस्तुत किया तथा भारत को 7 प्रमुख जनजाति समूह में विभाजित किया। रिजले का यह वर्गीकरण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि वर्तमान में इसकी मान्यता समाप्त हो गई है। तो 1901 में है, तो सर 1901 के समय सर हर्बर्ट रिजले हुए, उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या को प्रजाति विवरण प्रस्तुत किया और उन्होंने 7 प्रमुख जनजाति समूह विभाजित करके, परंतु ये रिजले का जो वर्गीकरण है अभी इसका कोई औचित्य नहीं है। अब देखते हैं 1919 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर BS विद्याशंकर गुहा का भारतीय प्रजाति वर्गीकरण सबसे प्रमुख है। 1931 में जो जनगणना हुई उसमें उनकी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर BS विद्याशंकर गुहा ने भारतीय प्रजाति वर्गीकरण सबसे प्रमुख है, सर्वमान्य है और ये मान्य भी है, सभी द्वारा मान्य भी है, सर्वमान्य भी है। शारीरिक लक्षणों के आधार पर अपनी पुस्तक Legal Elements in the Population 1944 में भारतीय प्रजातियों को 6 प्रमुख समूह में विभाजित किया। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। देखिए इनकी पुस्तक की सारे लक्षणों के आधार पर अपनी पुस्तक लीगल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन 1944 में इन्होंने लिखी थी और इन्होंने 6 प्रमुख जो समूह है उनमें इसको विभाजित किया है। तो ये देखिए बच्चों आगे तो जो 6 समूह है जो इन्होंने विद्याशंकर गुहा जी ने जो बांटे हैं सारे लक्षणों के आधार पर और अपनी पुस्तक लीगल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन में, तो ये देखें 6 समूह निगेटो, प्रोटोस्टोलाइड, मंगोलाइड, भूमध्यसागरीय, दृढ़ प्रजाति, चौड़े सिर वाली प्रजाति, आर्गोनाइड, इसके प्रतिनिधि बंबई में तो देख निगेटो, प्रोटोस्टोलाइड, मंगोलाइड, भूमध्यसागरीय अथवा दृढ़ प्रजाति, चौड़े सिर वाली प्रजाति और नार्डिक
अथवा इंडो आर्यन प्रजाति। तो हम इसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। निग्रोटो ये भारत के प्रथम मूल आदिवासी है। निग्रोटो प्रजाति है, ये भारत के प्रथम मूल आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं, जो मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और बिहार की राजभर पहाड़ियां तथा उत्तरी पूर्वी सीमांत राज्यों में निवास करते हैं। इनका सिर छोटा, ललाट उभरा हुआ और बाल उनके ऊन जैसे सुंदर, रंग काला होता है। आगामी नागा मणिपुर तथा झारखंड के बाड़गिस जनजाति इसी प्रकार की विशेषता रखती है। अब देखिए, जो निग्रोटो जनजाति है, तो ये भारत की पहली विशेषता तो यह है कि ये भारत के मूल आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं। और दूसरी विशेषता है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बिहार की राजभर की पहाड़ियों में तथा उत्तरी पूर्वी सीमांत राज्यों में निवास करते हैं। और इनका अगर सारे लक्षण देखें, इनका सिर छोटा होता है और इनका जो ललाट होता है वो उभरा हुआ होता है और बाल इनके ऊन जैसे सुंदर होते हैं। रंग इनका काला होता है और ये इनके अगर इनकी और दूसरी देखें, इनकी तो इनमें से जो निकली हुई जाति है, प्रजाति है, जनजाति है, तो आगामी नागा जो मणिपुर में पाई जाती है, झारखंड के बाड़गिस जनजाति इस प्रकार की विशेषता रखती है। यानी कि ये इनमें से निकले हैं, तो ये इस प्रकार की विशेषता रखने वाले जनजाति एक तो अपन मणिपुर में पाई जाती है और झारखंड में पाई जाती है। आगे देखते हैं प्रोटो पोस्टोलाइड। गुहा के अनुसार ये भारत की मूल प्रजाति है। ये भारत की कैसी है? मूल प्रजाति है, जिसने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में विशेष योगदान दिया है। प्रोटोस्टलाइट जो जनजाति गुहा के अनुसार, बीएस गुहा के अनुसार, डॉक्टर बीएस गुहा के अनुसार, तो वो कहते हैं भारत की मूल प्रजाति है जिसने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में विशेष योगदान दिया है। मलयालम, मुंडा, संताल, कोल, भील इनके वंशज हैं। वर्तमान में इनकी उपस्थिति मध्य और दक्षिणी भारत के पहाड़ियों में मिलती है और इनका कद छोटा और बाल घुंघराले और गहरा पूरा होता है। तो देखो बच्चों, तो प्रोटोस्टोलाइट जनजाति गुहा के अनुसार, बीएस गुहा के अनुसार ये भारत की मूल प्रजाति है जिसने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में विशेष योगदान दिया है। और मलयालम, मुंडा, संताल और भील ये इनके वंशज हैं, और वर्तमान में इनकी उपस्थिति मध्य और दक्षिण भारत के पहाड़ियों में मिलती है। इनकी विशेषता देखें तो इनका कद छोटा होता है, इनके बाल घुंघरा होते हैं और इनका रंग भूरा होता है। अब देखिए तीसरी जो समूह है मंगोलाइड। ये मंगोलिया से आए, अपने भारत के ऊपर मंगोलिया देश है, तो मंगोलाइड वहां से। इनका आगमन चीन और मंगोलिया से माना जाता है। माना जाता है। और इस जनजाति की प्रमुख विशेषताएं मुंह चपटा, आंखें तिरछी होती है। मंगोलाइड प्रजाति 3 उपवर्गों में विभाजित है जो इस प्रकार है। मंगोलाइड जनजाति इनका आगमन चीन और मंगोलिया से माना जाता है। और इस जनजाति की प्रमुख विशेषताएं इनका मुंह तो कैसा चपटा होता है और आगे कैसी तिरछी होती है। और ये मंगोलाइड तो प्रजाति 3 उपवर्गों में मिलती है जो इस प्रकार है। पूर्व मंगोलाइड, तो पूर्व मंगोलाइड प्रजाति हिमालय पर्वत की तलहटी में, जो पूर्व मंगोलाइड है वह हिमालय प्रजाति हिमालय पर्वत की तलहटी में तथा असम और म्यांमार की सीमा क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय पर्वत की जो तलहटी है असम में तथा म्यांमार की जो सीमा क्षेत्र है उसमें ये प्रजाति पाई जाती है। और नामा, मीरी, बोडो इससे संबंधित है। नामा, मीरी और बोडो जनजाति है जो इससे संबंधित है। देखिए अब चौड़े सिर वाली प्रजाति के लोग लेप्चा जनजाति से में मिलते हैं। दूसरी जो इसी मंगोलाइड में जो उपवर्ग है, चौड़े सिर वाली प्रजाति के लोग लेप्चा जनजाति में मिलते हैं तथा बांग्लादेश के
चकमा इसी प्रदेश से संबंधित है। जो बांग्लादेश में चकमा जनजाति पाई जाती है वो इसी से संबंधित है। अब देखिए तिब्बती मंगोलाइड प्रजाति के लोग सिक्किम तथा भूटान में है। तिब्बती मंगोलाइड है जो प्रजाति के लोग हैं, सिक्किम है भारत का राज्य, और उसके पास में जस्ट भूटान है, वहां पर पाए जाते हैं। अब देखिए भूमध्य सागरीय अथवा द्रविड़ प्रजाति। देश में भूमध्य सागरीय अथवा द्रविड़ प्रजाति के 3 उप विभाग विद्यमान हैं। भूमध्य सागरीय जो दक्षिण भारत के लोग दक्षिण भारत की तेलुगु तथा तमिल ब्राह्मण में मिलते हैं। भूमध्य सागरीय है वो है जो दक्षिण भारत के तेलुगु और तमिल ब्राह्मण मिलते हैं। भूमध्य सागरीय जो सिंधु घाटी सभ्यता के जन्मदाता भी माने जाते हैं तथा पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोची, महाराष्ट्र, मालाबार में मिलते हैं। देखिए एक तो है भूमध्य सागरीय जो कि तेलुगु और तमिल ब्राह्मण मिलते हैं। दूसरे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के जन्मदाता माने जाते हैं तथा पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोची, महाराष्ट्र, मालाबार मिलते हैं। और तीसरे हैं पूर्वी अथवा सेमेटिक प्रजाति के लोग जो पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तुर्की अथवा अरब में उद्भव हुआ था इन लोगों ने समुद्र और नौपाषाण काल में ही बात प्रश्न किया था। तो ये जो भूमध्य सागरीय अथवा द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं जो इनको 3 उपविभाग में बांटा गया है। तो एक तो भूमध्य सागरीय दक्षिण भारत तेलुगु तमिल ब्राह्मण मिलते हैं। दूसरा है भूमध्य सागरीय सिंधु घाटी सभ्यता के जन्मदाता माने जाते हैं जो पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोची, महाराष्ट्र, मालाबार में मिलते हैं। और तीसरा जो पूर्वी अथवा सेमेटिक प्रजाति के लोग पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो तुर्की अथवा अरब से तुर्की तथा अरब से इनका उद्भव हुआ था और वे लोग वहां से मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उनके साथ आ गए और फिर यहीं बस गए। तो इन लोगों का संपर्क नौपाषाण काल में भारत में प्रवेश हुआ था। सॉरी उस समय हुआ होगा और बाद में हुआ होगा। अब चौड़े सिर वाली प्रजाति, चौड़े सिर वाली प्रजाति यूरोप से भारत आई मानी जाती है। इसकी 3 प्रमुख उपवर्ग हैं। चौड़े सिर वाली जो प्रजाति है वो बच्चों यूरोप से भारत में आई और इसके भी 3 उपवर्ग हैं। तो देखिए चौड़े सिर वाली प्रजाति एल्फोनाइड जो सौराष्ट्र एंड कार्डिक, गुजरात एंड बनिया, पश्चिम बंगाल में कायस्थ और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि मिलती है। तो एक चौड़े सिर वाली जो प्रजाति है ये यूरोप से व्यापार करने के मकसद से आई थी और परंतु इन्होंने यहाँ की जलवायु भाग गई और ये लोग यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे। तो साफ देखिए चौड़े सिर वाली जो प्रजाति है एल्फोनाइड जो सौराष्ट्र एंड गुजरात में भाग है, सौराष्ट्र काटी क्षेत्र